नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में कुछ जो थे वो इसकी आधारभूत जो मान्यताएं थी, उसके जो विशेष तौर से उसके क्रियान्वयन की जो विधि थी उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में जो नेक्स्ट विधि है उसको डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल एक आपके सामने है। एक कंपनी एक मशीन को खरीदने का विचार रखती है। दो मशीनें हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। प्रत्येक की कॉस्ट 60,000 है और डिस्काउंट रेट 10% है। कर के प्रावधान के बाद और मूल्य ह्रास करने से पूर्व की प्राप्तियां इस प्रकार से हैं। ये प्राप्तियां आपको दी गई हैं, यानी कर घटा दिया गया है और मूल्य ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कैश इनफ्लोज आपको दे रखे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन होते हैं और यही इसमें हैं, इसलिए ये कैश इनफ्लोज हो गए। अब आपको आपके सामने ये नीचे जो है 10% डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे दिए गए हैं अलग अलग सालों के, और आपको ये कहा जाता है कि आप शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि का प्रयोग करते हुए ये बताइए कि कौन सी मशीन ज़्यादा उपयोगी है। इसके लिए अपने सभी जो दोनों मशीनों के जो कैश इनफ्लोज हैं फ्यूचर, उनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए हम पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दोनों मशीनों की। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मशीनों की प्रेजेंट वैल्यू 72,299 और 72,605 आती है। और इसमें से जब हम इनिशियल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, दोनों स्थितियों में 60-60 हज़ार रुपये है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन नंबर 1 में 12,1099 आती है और मशीन नंबर 2 में 12,605 आती है। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे अपन तो 72,299 में 60,000 का भाग देंगे तो 1.204 आएगा और मशीन नंबर 2 का जो है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स 1.21 आएगा। यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में 60,000 का भाग दे देंगे तो 0.204 और 0.21 आएगा। या उसको दूसरे तरीके से अपन निकालें तो जो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स है उसमें से 1 माइनस कर दो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाता है। अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी परियोजना सेकंड की जो है मशीन नंबर सेकंड की ज़्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी मशीन सेकंड का ज़्यादा है और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी मशीन सेकंड का ज़्यादा है। इसलिए तीनों ही परिस्थितियों के आधार पर जब अपन निर्णय लेने की बात आती है तो मशीन नंबर 2 को स्वीकार किया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है जो कि आपको इस में ध्यान रखनी है। जब प्रेजेंट वैल्यू भविष्य की दी गई हो तो उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यदि हर साल का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हर साल का इक्वल होता है तब तो कोई बात ही नहीं है। हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो क्यूमुलेटिव जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अलग अलग दिए हुए हैं तो अलग अलग जो है वर्ष के निकाल लेते हैं। अब अपन आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट मेथड, अपहारित रोकड़ प्रवाह दर या आंतरिक, जिसको IRR मेथड भी कहते हैं। ये वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से रिलेटेड ही ये बात होती है, लेकिन इसका फ़र्क ये होता है कि अपन प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर आपको एक रेट, डिस्काउंट रेट दी हुई होती है और उस डिस्काउंट रेट के हिसाब से आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इसकी तुलना करते हैं। जबकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट के अंदर आपको रेट दी भी नहीं होती है, ये रेट आपको निकालनी पड़ती है
और ये रेट आपको निकालने का क्या मतलब होता है कि जो जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज होते हैं उन फ्यूचर कैश इनफ्लोज को के आधार पर जो रेट निकाली जाती है, और ये वह रेट होती है जिस रेट के ऊपर फ्यूचर कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल आउटले के बराबर हो जाता है। तो एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्काउंट रेट होती है जो कि बेंचमार्क होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई इतनी जो रिटर्न होती है वो एटलीस्ट उसको कमानी चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही हो तो बढ़िया रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंसर्न की जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो अपने को पता लग जाती है कि वास्तव में उसके फ्यूचर कैश इनफ्लोज के आधार पर अगर उसको डिस्काउंट किया जाए तो उस रेट के ऊपर जा कर के जो है उसके फ्यूचर कैश इनफ्लोज बराबर होते हैं। तो ये इसमें जो है वो ध्यान रखने की बात ये होगी कि हमें रेट दी भी नहीं होगी, हमें निकालनी होगी, और इसका कई नामों से इसको व्यक्त किया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट यानी DCFR, IRR, मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो है इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो हमें इस विधि का प्रयोग तभी करना होता है जबकि वास्तव में अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात नहीं होती है या कट ऑफ रेट ज्ञात नहीं होती है। आंतरिक दर या अपेक्षित रोकड़ प्रवाह दर वह दर होती है जिस पर भावी अर्जनों का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोग या प्रारंभिक बहिर्प्रवाह के बराबर हो जाता है। इसके लिए संचयी तालिका जो होती है उसका अपन सहारा लेते हैं, या अलग अलग जो मूल्य होते हैं अलग अलग साल के उनका भी अपन दूसरी तालिका के भी सहारा ले सकते हैं जैसी परिस्थिति होती है। क्योंकि यदि कैश इनफ्लोज इक्वल होते हैं तो अपन संचयी तालिका को बेस बना सकते हैं, और यदि अलग अलग कैश इनफ्लोज होते हैं तो ऐसी स्थिति में अपन जो है वो n वर्षों के लिए ले सकते हैं तालिका को। तो अब देखिए यहाँ पर यदि समान रोकड़ अंतर प्रवाह होते हैं तो इस गणना विधि के अंतर्गत IRR कैसे निकालते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोज। अगर समान कैश इनफ्लोज हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि IRR क्या है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो I में C का भाग दे देते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एनुअल कैश इनफ्लो जो हर साल के इक्वल होते हैं उनका भाग दे देते हैं। तो इससे एक डिस्काउंट फैक्टर निकलता है जिसको PV फैक्टर कहते हैं। ये जो PV फैक्टर निकलता है ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई कि हम PV फैक्टर निकालते हैं I/C से। उसके बाद में दूसरी स्टेप क्या है कि वर्तमान मूल्यों की संचयी सारणी में उपयुक्त परियोजना अवधि में उपयुक्त PV फैक्टर के निकटतम वाला संचयी मूल्य देखेंगे। यानी जिस PV फैक्टर के ऊपर जो PV फैक्टर अपने कैलकुलेट किया है उसके बिल्कुल नज़दीक वाला PV फैक्टर अपन देख लेते हैं। किस पर? उस रेट पर, और जितने वर्ष की है उस वर्ष की अवधि के लिए। तो ये संचयी सारणी में मिल जाएगा। और वो जो दर होती है, दर तो एक्चुअल में जो है वो अपने को यहाँ पर देखना है कि उसकी दर क्या आ रही है। तो उस संचयी मूल्य के ऊपर जो दर आती है उस n वर्षों के लिए वो दर अपन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी पहले अपने क्या किया, PV फैक्टर निकाला, उस PV फैक्टर के बिल्कुल नज़दीक वाली एक दर का सिलेक्शन किया अपन ने उन n वर्षों के लिए। जैसे 5 साल का है तो 5 साल में 5 साल वाली टाइम देख लेते हैं, और 5 साल के लिए जो रेट आती है वो रेट देख लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, यदि संचयी सारणी का जो मूल्य है यानी जो PV फैक्टर है, यदि नज़दीक वाला जब अपन देखते हैं तो अपने जो PV फैक्टर आया उससे या तो वो जो है वो देखा सारणी वाला जो संचयी सारणी का मान है या तो वो अधिक होगा या वो कम होगा। तो यदि ये संचयी सारणी का जो मूल्य है ये PV फैक्टर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उपयुक्त सेकंड दर से ऊंची दर लेकर के संचयी सारणी में n वर्षों का संचयी मूल्य देखेंगे। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यदि वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ज़्यादा है संचयी मूल्य वाला तो हम हायर रेट को सिलेक्ट करके देखेंगे। तो हायर रेट में भी एग्जैक्ट वो PV फैक्टर के बराबर नहीं आएगा, हो सकता है कि उससे हायर रेट पर जो आए संचयी सारणी में मूल्य वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कम आए।
यदि ये संचयी मूल्य पीवी फैक्टर से कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो IRR है वो इन दो दरों के बीच में होगी। कौन सी दर? एक दर तो जो पीवी फैक्टर से ज़्यादा संचयी मूल्य वाली दर आती है, और एक फिर हायर रेट से अपन उसको लेते हैं तो वो उससे ऊंची दर वाली आती है, यानी लोअर डिस्काउंट रेट होती है और एक हायर डिस्काउंट रेट होती है। हायर डिस्काउंट रेट के ऊपर पीवी फैक्टर जो होगा वो संचयी सारणी वाला जो पीवी फैक्टर होगा वो अपने कैलकुलेटेड I/C यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कम आएगा, और जो लोअर रेट होगी उसके ऊपर जो पीवी फैक्टर आएगा वो अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो ज़्यादा आएगा लोअर रेट पर। तो LDR और SDR इस तरीके से अपन हायर डिस्काउंट रेट और लोअर डिस्काउंट रेट लेते हैं। लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो मतलब जो फैक्टर है वो ज़्यादा होता है ना, और हायर डिस्काउंट रेट पर वो कम होता है। तो ये अब ये दो रेट अपने सेलेक्ट करने के बाद में फिर एक फॉर्मूला होता है, वो फोर्थ स्टेप के अंदर अपन उस फॉर्मूले को लगाते हैं और उस फॉर्मूले के द्वारा IRR कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो जो नीचे वाली दर है उसके अंदर अपन प्लस करते हैं P1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P2। तो IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, LDR लोअर डिस्काउंट रेट है, प्लस हम P1 माइनस Q का यहाँ क्या मतलब होता है कि LDR के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू जो आता है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू आती है SDR के ऊपर, वो तो P1 हो गई, और P2 जो है वो हायर डिस्काउंट रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, और Q जो है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, और फिर SDR माइनस LDR करते हैं। तो ये P1 और PQ का अपने को ध्यान रखना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू एट LDR और प्रेजेंट वैल्यू एट SDR। कैसे कैलकुलेट करेंगे P1 और P2? ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है। P1 अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो लोअर वाली डिस्काउंट रेट है, यानी जो नीचे वाली डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर संचयी जो सारणी का मान अपने द्वारा कैलकुलेटेड पीवी फैक्टर से ज़्यादा आ रहा है, तो उसके ऊपर अपन उसकी जो फैक्टर आ रहा है उसका संचयी सारणी में उससे कैलकुलेट कर लेंगे तो P1 आ जाएगा। फिर P2 चूँकि उससे कम करना अपने को तो हायर डिस्काउंट रेट वाला लेते हैं तो वो P2 होता है, और वो P2 जो कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू P1 से कम होगी तो वो अपन वहाँ निकालेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस ले लेंगे और फिर SDR माइनस LDR, ये इस फॉर्मूले के द्वारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगी वही परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन अगर ये लें कि जैसे किसी परियोजना की प्रारंभिक लागत, जिसको I बोलेंगे, 12,000 रुपये और 4 वर्षों तक प्रति वर्ष 4,000 रुपये का रोकड़ अंतर प्रवाह यानी C होने का अनुमान है, तो आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात करो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल बात है, पहली स्टेप हमारी ये हुई कि हमने पीवी फैक्टर निकाला, 3 आया। दूसरी स्टेप हमारी ये हुई कि 3 जो पीवी फैक्टर है उसके बिल्कुल नज़दीक संचयी सारणी में हमने देखा तो 3.037 हमारे सामने मिला, कितने बार? 4 वर्षों के लिए, और जिसके लिए दर है वो 12% आती है, 12% है, यानी 12% की रेट है, लेकिन ये पीवी फैक्टर 3 से ज़्यादा निकल गया, यानी ऊंचे के लिए 12% है। तो अब अपने को हायर रेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 करने के लिए यानी पीवी फैक्टर को कम लाने के लिए उसको जो है वो हायर रेट से यानी 12% जो है वो के आसपास हमने सोच लिया ये सेकंड स्टेप में, लेकिन वो रेट नेक्स्ट वाली रेट लेंगे अपन। तो 12% पर संचयी मान 3.037 है, जो कि पीवी फैक्टर 3 से अधिक है, अतः 12 से ऊंची दर लेंगे, 4 वर्षों में संचयी मान देखेंगे। ऊंची दर 14% ली तो उसका संचयी मान 2.914 आता है, जो कि 3 से कम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर रेट 12% हुई, जिसका जो संचयी मान है वो पीवी फैक्टर से ज़्यादा है। हायर रेट 14% है, लेकिन उसका जो संचयी मान है वो पीवी फैक्टर से कम है। तो इसका मतलब इन दोनों रेट के बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट 3 तो आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है भाई, पीवी फैक्टर भी 3 आ जाए और किसी रेट के ऊपर वो 3 जब अपन देखते हैं वो किसी रेट पर फिक्स 3 मिल जाता है, तब तो वो रेट हो ही गई आंसर, फिर तो ये IRR के कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चूँकि फिक्स नहीं होता है, ये कहीं न कहीं पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, इसलिए एक उनके बीच की रेट निकाली जाती है।
तो 12% और 14% अपने हुआ। अब अपन क्या करेंगे कि 12% के ऊपर जो 3.037 है वो तो P1 हो गया, वो तो P1 हो गया। और फिर 14% यानी हायर रेट के ऊपर जो है वो 2.914 आता है, ये अपना P2 हो गया। और Q इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि 40,000 कितने रुपए थे, 12,000 रुपये प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये का है, तो वो 12,000 रुपये नीचे लिख देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे P1 में से। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन इस सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो IRR का जो कैलकुलेशन आता है अपने वो 12.6% आता है, 12.6% आता है। और ये जो 12.6% जो वैल्यूएशन का आया वो चूँकि अभी अपन ने ये देखा था कि 12% और 14% के बीच में होगा, तो 12.6% इसकी रेट आएगी। इस 12.6% रेट का क्या मतलब है, इस 12.6% रेट का ये मतलब होता है कि यदि ये जो हर साल के 4,000 रुपये प्रति वर्ष की जो रोकड़ अंतर प्रवाह हैं उनका जो संचयी मूल्य होगा किस रेट के ऊपर 12.6% के आधार पर इनका जो संचयी मूल्य आएगा वो जो मूल्य आएगा वो 12.6% के ऊपर जो है वो बिल्कुल मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो 12,000 के बराबर आएगा। यानी 4 वर्ष में 12.6 के हिसाब से 4,000 रुपये अगर हर साल का रोकड़ अंतर प्रवाह हो, जैसे पहले साल का 4,000 हुआ, दूसरे साल का 4,000 हुआ, तीसरे का चौथे का, तो पहले साल का 4,000 हुआ तो 12.6 के अंदर अपन 4,000 का वर्तमान मूल्य ले लेंगे, दूसरे साल का भी इसी तरीके से ले लेंगे, तीसरे साल का भी इसी तरीके से, और चौथे साल इस तरीके से जो है वो उनका वर्तमान मूल्य है वो टोटल मिलाकर के 12,000 रुपये हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हमें बताता है कि भाई उस दर से 4,000 रुपये प्रति वर्ष का भावी रोकड़ प्रवाहों का 4 वर्षों का वर्तमान मूल्य का विनियोग जो है वो 12,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को शो करता है। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है जिसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल अगर बराबर है तो कोई बात ही नहीं है। एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो संचयी मूल्य से ज़्यादा होगा, दूसरा कम होगा, हायर रेट लोअर रेट, इस तरीके से फिर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। यदि मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन आपको करना है तो जिसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी हम उसी का सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो जो दूसरे वाली जिसकी ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब उसके जो कैश इनफ्लोज हैं वो हायर रेट के ऊपर जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि संस्था जब ज़्यादा इनकम कमाएगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर ये कैलकुलेशन है जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। ये हमने आज जो देखा अध्ययन किया वो जब इक्वल कैश इनफ्लोज होते हैं तब हम किस तरीके से जो है वो DCFR यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट निकालते हैं या टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो अपना होगा उसके अंदर अपन जो है वो अलग अलग वर्षों के यानी डिफरेंट इनके जो कैश इनफ्लोज होंगे अलग अलग वर्षों के, तो उसके आधार पर हम किस तरीके से IRR का कैलकुलेशन करेंगे ये कार्य अपन अगले जो अपना व्याख्यान होगा उसके अंदर अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।